अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। इसका नाम कैसर है थानेदार साहब, चीमा ने इंकशाफ अंगेज लहजे में बताया। मैंने पूछा, क्या कैसर भी इसी गांव का रहने वाला है? ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। जमीला बीबी या सफदर या रियाज अहमद ने कैसर का कहीं जिक्र नहीं किया था। चीमा ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, नहीं जी, कैसर तो शहरी बाबू है। वो लाहौर से यहाँ आया था। इधर शानी के पड़ोस में कैसर का ताया रहता है। वो अपने ताया नवाबदीन के घर रहने आया था। कैसर कल ही वापस लाहौर गया है। चीमा ने निहायत ही सादा अल्फाज में मुझे जो मालूमात फराहम की थी वो शानी की गुमशुदगी के केस को हल करने के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती थी। मैंने मज़ीद मालूमात हासिल करने की गर्ज से कहा, लाडो, तुम शानी की राजदार सहेली हो। उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के बारे में सब कुछ बता दिया था। शानी को कैसर के लिए मज़ार पे मन्नत मानने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कैसर इसमें खातिरख्वाह दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तुमने मुझे यही बताया है ना? जी बिल्कुल, वो हतमी लहजे में बोली। यही हकीकत है थानेदार साहब। और कैसर की इस अदम दिलचस्पी का सबब क्या हो सकता है? मैंने सवालिया नज़र से चीमा की तरफ देखा। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई थानेदार साहब कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोली, शानी में किसी चीज़ की कमी नहीं। वो गोरी चिट्टी और हसीना जमील लड़की है। आप इसे लाखों में न सही हज़ारों में एक कह सकते हैं। पता नहीं कैसर अपने आप को समझता क्या था। ठीक है, इसका ताल्लुक शहर लाहौर से है और पढ़ा लिखा शहरी बाबू है, मगर ये मैं समझती हूँ कि शानी कैसर से कहीं ज़्यादा अच्छी है। मैंने शानी को बहुत समझाया कि कैसर अगर तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं कर रहा तो इसका ख्याल दिल से निकाल दे, लेकिन मेरे इस समझाने बुझाने के जवाब में वो बड़ी बेबसी से कहती थी, चीमा पागले, वो दिल ही से तो निकलता नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक अफसरदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, हर कोशिश में नाकामी के बाद वो मिन्नत मानने शाह साहब के मज़ार पर गई थी और मजबूरन मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। यह है कुल कहानी थानेदार साहब। ये खासी अलमिया कहानी है लाडो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। शानी का तो ऐसा मामला था कि मुंडा शहर लाहौर था, मेरे दिल पे तीर चलाए। जी थानेदार साहब, उसने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। कैसर तो शानी के दिल पर तीर चलाकर वापस लाहौर चला गया और पिछली शाम से शानी भी गायब है। इन दोनों की वजह से मुसीबत हम पर आ गई है। बात के इख्तिताम तक पहुंचते पहुंचते उसके लहजे से बेजारी टपकने लगी थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में उसे तसल्ली दी, लाडो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे होते हुए तुम पर कोई मुसीबत नाजिल नहीं हो सकती। इस सिलसिले में तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए। जब तुम्हें अपनी लाडो बनाया है तो फिर मैं तुम्हें हर आफत और मुसीबत से भी बचाऊंगा। क्या समझी? समझ गई जी, वो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोली। मुझे यकीन है कि आप हर तरह से मेरी हिफाजत करेंगे। तुमने बताया है कि कैसर कल लाहौर वापस चला गया था। मैंने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि वो कितने बजे कामुकी से रवाना हुआ था? इसके जाने के सही टाइम का तो मुझे पता नहीं थानेदार साहब, वो कुछ सोचते हुए बोली। बस इतना पता है कि वो कल दोपहर के बाद कहीं नजर नहीं आया। आप इसके ताया नवाबदीन से पूछ लें जी। नवाबदीन से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। बस तुमसे एक आखिरी सवाल। मैं इतना कहकर खामोश हुआ तो चीमा मुंतज़िर निगाह से मुझे तकने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, लाडो, कहीं ऐसा तो नहीं कि शानी भी लाहौर चली गई हो? ये कैसे हो सकता है जी? वो उलझन भरी लहजे में बोली। कैसा लगभग 1 माह तक अपने ताया के घर में रहा है और उसने एक दिन भी शानी को घास नहीं डाली। वो इसे अपने साथ लाहौर कैसे ले जा सकता है? तुम मेरी बात को दूसरे जाविये से देखो, मैंने बदस्तूर उसके चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कैसर शानी को अपने साथ लाहौर ले गया है। यह भी तो हो सकता है कि शानी अपनी मदद आपके तहत घास चरने उसके पीछे लाहौर रवाना हो गई हो। मेरी बात के दूसरे पहलू पर गौर करने के बाद चीमा को एक झटका सा लगा। वह आंखें फैलाकर हैरत भरे अंदाज में बोली, इस अंदाज में तो मैंने सोचा ही नहीं। पहले नहीं सोचा तो अब सोचो। मैंने एक एक लफ्ज़ पर पूरा जोर देते हुए कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें कोई ख़ास बात याद आ जाए तो अपने अब्बा के टांगे पर बैठकर सीधी मेरे पास थाने आ जाना। मुझे यकीन है
شانی کو تلاش کرنے میں تم میری بھرپور مدد کرو گی۔ بات کے اختتام پر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میری تقلید میں موڑ سے اٹھ گئی، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، میں آپ کی بات چنگی طرح سمجھ گئی ہوں تھانے دار صاحب، اور ابھی جو ہمارے بیچ شانی کی محبت اور کیسر کے بارے میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، کم از کم اس وقت تک جب تک میں شانی کو بازیاب نہیں کرا لیتا۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، ان معاملات کو ابھی راز ہی میں رہنا چاہیے۔ میں آپ کی نصیحت پر پوری طرح عمل کروں گی، وہ فرمانبرداری سے بولی، پھر قادر علی کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ میں چھیما کی نظر میں چھپے ہوئے تذبذب کی گہرائی میں اتر گیا، پھر اس کی تسلی کی خاطر کہا، تم قادر علی کی فکر نہ کرو، یہ کامکی کا وسنیک ضرور ہے، مگر مکمل طور پر ہمارا وفادار ہے، یہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، اور اس بات کا بھی اطمینان رکھو کہ اب تمہارے گھر پر تفتیش کے نام پر تم لوگوں کو کوئی تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، شکریہ تھانے دار صاحب۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو چھیما نے کہا، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کون سا وعدہ؟ میں نے رک کر پوچھا، وہ میری خواہش پوری کرنے والا وعدہ؟ ہاں ہاں، اچھی طرح یاد ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، لاڈو، میں پولیس کی وردی میں تمہارے 2-3 فوٹو بنواؤں گا، تم بالکل تھانے دار نہیں لگو گی، اور میں لوگوں کو یہ بھی بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں اپنی لاڈو بنایا ہے، لہٰذا وہ تم سے ڈرا کریں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا، تم یہی سب چاہتی ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ ایک دم کھل اٹھی۔ میں نے کہا، اور میں تمہاری یہ فرمائش اس وقت پوری کروں گا جب شانی کو میں ڈھونڈ نکالوں گا، یہ بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی۔ رکھوں گی تھانے دار صاحب، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ ایک بات اور، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آج کے بعد تم مجھے تھانے دار بھی نہیں کہو گی۔ کیوں جی؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکتے ہوئے بولی، کیا آج کے بعد آپ پولیس کی نوکری چھوڑ دیں گے؟ میں اگر پولیس کی نوکری چھوڑ دوں گا تو پھر تمہاری سہیلی شانی کو کون تلاش کرے گا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں جی، یہ بھی ہے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، پھر میں آپ کو کیا کہوں جی؟ تھانے دار میں دوسرے لوگوں کے لیے ہوں، اگر تم مجھے کچھ کہنا ہی چاہتی ہو مجھے انکل کہا کرو۔ لڑکی سمجھدار تھی، جلدی سے بولی، ٹھیک ہے انکل۔ میں آمنہ ماچن کے گھر سے باہر نکل آیا۔ سورج آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت کو دیکھ کر یہ کہنے کو دل چاہتا تھا کہ آج سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے۔ ہم جیرا کوچوان کی گلی سے نکلے تو قادر علی نے کہا، ملک صاحب، اس لڑکی نے جو انکشاف کیا ہے ادھر تھانے میں بھی آپ کو اسی بارے میں بتانے والا تھا۔ قادر علی کے یاد دلانے پر مجھے فوراً یاد آ گیا کہ جب وہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لینے جا رہا تھا تو میرے ایک استفسار کے جواب میں اس نے کہا تھا، ابھی بتاتا ہوں ملک صاحب۔ میرا وہ سوال شانی کی گمشدگی کے حوالے سے تھا، لیکن پھر جمیلہ بی بی اینڈ کمپنی تھانے آ گئے تھے اور میں ان لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، چنانچہ قادر علی کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ تم چھیما کے کون سے انکشاف کی بات کر رہے ہو قادر علی؟ میں نے پوچھا۔ شہری بابو والا انکشاف سر جی، وہ رازدارانہ انداز میں بولا، شانی اور کیسر والے معاملے کی کئی لوگوں کو خبر ہے، لیکن کوئی کھل کر اس موضوع پر بات نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں چاچی ختیجہ سب سے زیادہ باخبر ہے۔ یہ چاچی ختیجہ کون ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ چاچی ختیجہ کرامت علی کی بیوی ہے ملک صاحب، قادر علی نے بتایا۔ کرامت علی کریانے کی دکان چلاتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے چھیما اسی کی دکان سے سودا لے کر گئی تھی۔ میرے استفسار پر قادر علی نے مجھے مزید بتایا کہ چاچی ختیجہ ایک شکی مزاج، دوسروں کی ٹوہ میں رہنے والی ایک بانجھ عورت تھی، یعنی ختیجہ اور کرامت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بے اولاد جوڑا 5 مرلے کے ایک مکان میں رہتا تھا، اور گھر کی بیٹھک میں کرامت علی نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی، جہاں سے گاؤں کے وسنیک اپنی ضرورت کے مطابق سودا سلف لینے آتے تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی مل کر دکان چلایا کرتے تھے۔ ختیجہ کا مکان جمیلہ کے مکان کی دائیں جانب تھا، جبکہ نواب دین کا مکان جمیلہ کے گھر کی بائیں طرف تھا۔ نواب دین، جو شہری بابو کیسر کا تایا تھا، گویا جمیلہ بیوی کا گھر ان دونوں مکانوں کے بیچ میں واقع تھا، اور اس کی جوان جہان بیٹی شانی گزشتہ رات اچانک غائب ہو گئی تھی۔ قادر علی کے بقول ختیجہ چاچی نے شانی اور کیسر کے معاملے پر بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ دور جدید کے مطابق آپ دور قدیم کی آنٹی ختیجہ کو ایک CCTV کیمرہ سمجھ لیں۔ قادر علی، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، لہٰذا یہاں کے لوگوں اور ان کے معاملات کو مجھ سے زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔
मैंने मौजूदा हालात की रोशनी में एक फौरी फैसले पर पहुंचते हुए कहा, मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देता हूँ। तुम चाची खदीजा, नवाबदीन और दीगर लोगों से मिलकर वो तमाम मालूमात इकट्ठा करो जो शानी की तलाश के सिलसिले में हमारे काम आ सकती हैं। इन मालूमात की रोशनी में हम आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? 101% मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आप फिक्र न करें, मैं सब मुतालिका लोगों की कुंडली निकालता हूँ। इंशाअल्लाह शाम तक मैं आपको काफ़ी मुफीद मालूमात फराहम कर दूंगा। शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, बस तुम फौरन से पेशतर अपने काम से लग जाओ। और आप? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। क्या आप वापस थाने जा रहे हैं? हाँ, मैंने असबात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, लेकिन इससे पहले मैं एक चक्कर कब्रिस्तान वाले मज़ार का लगाना चाहता हूँ। कादिर अली मायनाखेज अंदाज में सर हिलाकर रह गया। मंडी कामों की नामी इस गांव में ज़्यादातर लोगों का ज़रिया माश काश्तकारी ही था। ये अलग बात कि इनमें कोई छोटा और कोई बड़ा ज़मींदार था। शहरी बाबू केसर का ताया नवाबदीन भी एक छोटा ज़मींदार था। इसके पास 15 एकड़ ज़राई अराजी थी। नवाबदीन और उसकी बीवी बिल्किस के कुल 5 औलादें थीं, जिनमें 2 बेटियां और 3 बेटे शामिल थे। 32 साला हमीदा, 30 साला रशीदा और 25 साला वहाबदीन की शादियां हो चुकी थीं, जबकि इनसे छोटे 2 बेटे 20 साला जमालदीन और 18 साला कमालदीन अभी गैर शादीशुदा थे। कैसर नवाबदीन के छोटे बेटे फिरोजदीन का अकलौता बेटा था। फिरोजदीन लाहौर में कपड़े की दुकान चलाता था। आपको ये तमाम तर तफसीलात बताने का मकसद ये है कि दौराने गुफ्तगू आप किसी भी मौके पर उलझन का शिकार न हो जाएं। पीर मुरीद हुसैन का आस्थाना कब्रिस्तान के अंदर मज़ार के अहाते ही में था, जो शाहजी कहलाता था और ख़ुद को साहिब मज़ार फरीद हुसैन शाह का सच्चा जानशीन भी बताता था। गांव के लोग मुरीद हुसैन की बड़ी इज्जत करते थे और अपनी ज़रूरत के पेश नज़र इससे तावीज़, धागे वगैरह भी लिया करते थे। छीमा की ज़बानी शानी के बारे में मुझे जिन हक़ाइक़ का इल्म हुआ था, वो इस अम्र का मुतक़ाज़ी था कि मैं इस सिलसिले में मुरीद हुसैन से भी पूछताछ करूं। अगरचे छीमा के बयान के मुताबिक शानी ने सिर्फ मज़ार पर फातिहा खानी की थी और शहरी बाबू कैसर को अपनी जानिब माइल करने के लिए खुसूसी मिन्नत भी मानी थी। मोहब्बत करने वाले बड़े मासूम और सादा दिल होते हैं। अपने महबूब को पाने के लिए वो हर किस और नाकिस और हर मुमकिन और नामुमकिन से उम्मीदें वाबस्ता कर बैठते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। मुरीद हुसैन ने बड़े तपाक से मेरा इस्तकबाल किया, मुझे इज्जत से बिठाया, खातिर तवाज़ो के लिए पुरखुलूस अंदाज में पूछा। फिर मेरे इनकार पर उसने ठहरे हुए दोस्ताना लहजे में पूछा, मलिक साहब, आज फौजों ने मेरे आस्थाने पर क्यों चढ़ाई की है? सब खैरियत तो है ना? शाहजी, मैंने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। जब तक खित्ते में अमन व अमान कायम रहता है, अफवाज को बैरिकों से निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही मुल्क के तूलो अर्ज़ में कहीं भी किसी बदअमनी और अफरा तफरी की इत्तला मौसूल होती है, फौजों को हंगामी बुनियादों पर मैदान में उतरना पड़ता है, चाहे वो ज़मीन का खित्ता मंडी कामों की ही क्यों ना हो। मैंने ढके छुपे अल्फाज में जो कुछ भी कहा था, इसे पीर साईं ने मिनोन समझ लिया। उसकी आंखों और चेहरे पर मुझे किसी किस्म की उलझन दिखाई नहीं दी, ताहम फिर भी उसने तस्दीक तलब अंदाज में कहा, मंडी कामों की पर कौन सी उफ्ताद टूट पड़ी है मलिक साहब? शाहजी, आप माशाल्लाह बहुत पहुँचे हुए हैं, बड़े करनी वाले हैं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, ये बात आपके इल्म में यकीनन होगी कि गुज़िश्ता रात इस इलाके से एक जवान जहां लड़की गायब हो गई है। ओ, उसने एक गहरी सांस खारिज की और बोला, आप कहीं ज़हूर हुसैन मरहूम की बेटी शानी की बात तो नहीं कर रहे? यकीनन, मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा, मैं शानी की गुमशुदगी का ही जिक्र कर रहा हूँ। आज सुबह शानी की माँ, उसका भाई और उनका एक करीबी रिश्तेदार रियाज अहमद मेरे पास थाने शानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। मैं इस वक्त शानी की बाजियाबी के लिए तफ्तीश करता फिर रहा हूँ। समझ गया जनाब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। शानी के अचानक गायब हो जाने वाला वाक़या मेरे इल्म में है। आप शानी की तलाश में मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं आपको 100 बिस्मिल्लाह कहता हूँ, लेकिन लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने टटोलने वाली नज़र से मुझे देखा और फिर खासे चुभते हुए लहजे में बोला, मैं समझ नहीं पा रहा कि शानी की गुमशुदगी से मेरे आस्थाने का क्या ताल्लुक है। सिर्फ ताल्लुक ही नहीं बल्कि बहुत गहरा रिश्ता कहें शाहजी। मैंने अपने मखसूस अंदाज में पीर साईं को खींचने की कोशिश की। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं मलिक साहब?
वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। शानी का मेरे आस्ताने से भला क्या रिश्ता हो सकता है? वही रिश्ता जो एक पीर का मुरीद से होता है, मैंने घिसाई के अमल को जारी रखते हुए कहा। जो रिश्ता देने और लेने वाले का होता है। मलिक साहब, वो सीधा होकर बैठ गया और गहरी संजीदगी से बोला, आपको जो कुछ भी कहना है खुल कर कहें। बुझारतों में बात करना मामले को और उलझा सकता है। इस नुक्ते पर मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ शाह जी। मैंने पीर मुरीद हुसैन की ज़बान खुलवाने के लिए हकीकत के अंदर फिक्शन की आमेजिश करते हुए कहा, आपके आस्थाने का रुख करने का एक खास सबब है। कौन सा सबब? उसने पूछा। मुझे पता चला है कि कल दोपहर के वक्त शानी आपके आस्थाने पर आई थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। शानी के साथ उसकी सहेली छीमा भी थी। छीमा तो बखैर आफियत अपने घर पहुंच गई, लेकिन शानी तहा लापता है। जनाब, आप देख रहे हैं, यहाँ कब्रिस्तान में मेरे मुर्शिद पीर फरीद हुसैन शाह का मज़ार भी है। वो वजाहत करते हुए बोला। रोज़ाना कई मर्दोज़न फातिहा खानी के लिए मज़ार पर हाजिरी देते हैं। शानी और छीमा भी यकीनन यहाँ आई होंगी। मैं मज़ार पर आने वाले लोगों का हिसाब नहीं रखता जनाब। बात के इख्तिताम पर पीर साईं के लहजे में रूखापन उतर आया था। मैंने मुस्बित मबनी बर मसलहत तरोकोई के मक्खन से उसके मिजाज को तर करते हुए मायनखेज अंदाज में कहा, मैं मज़ार की नहीं, आपके आस्थाने की बात कर रहा हूँ सरकार। यानी आपका मतलब है कि शानी कल से पहर मुझसे मिलने आई थी? उसके लहजे से हैरत आया थी। बिल्कुल मेरा यही मतलब है सरकार। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए गहरी संजीदगी से कहा। पहले शानी ने मज़ार पर फातिहा खानी की, फिर उसने मज़ार की जालियों के साथ मन्नत का धागा बांधा। इसके बाद वो आस्ताने पर आपसे कोई तावीज़ वगैरह लेने आई थी। छीमा ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुझे बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ इनका मज़ार वाला दौरा सिर्फ दुआ और मिन्नत तक महदूद नहीं रहा था। उन्होंने शादी से मुलाकात की थी और न ही इनसे कोई तावीज़ शावीज़ लिया था। इस वक्त मैं मुरीद हुसैन के साथ जो कुछ भी कर रहा था, इसे मेरी तफ्तीश का हिस्सा समझ लें। सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब। वो मेरी बात के जवाब में खासे तेज लहजे में बोला। अगर कल शानी मुझसे कोई तावीज़ लेकर गई होती तो मुझे अच्छी तरह याद होता। आपको किसी ने इस बारे में बिल्कुल गलत बताया है। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। चंद लम्हात तक उसने मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखा और फिर सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं कि शानी मुझसे किस मकसद के लिए तावीज़ लेने आई थी? मोहब्बत में कामयाबी का तावीज़, मैंने पीर साईं की आंखों में झांकते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा। शानी को एक परदेसी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो परदेसी शानी की मोहब्बत को पहचानता नहीं था और शानी की ख्वाहिश थी कि वो भी इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। इसी मकसद के हुसूल की खातिर शानी ने मज़ार पर दुआ की, मन्नत मानी और फिर आपसे कोई चमत्कारी तावीज़ लेने की ग़र्ज़ से वो। एक मिनट मलिक साहब, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए बोला। फिर बड़ी गहरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, कहीं आप नवाबदीन के भतीजे कैसर की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं उसी शहरी बाबू का जिक्र कर रहा हूँ शाह जी, मैंने जोर देकर कहा। शानी कैसर को अपनी तरफ माइल करने की तगोदो में लगी हुई थी। मेरी एक बात का यकीन कर लें मलिक साहब, मुरीद हुसैन बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला। कल शानी मेरे आस्थाने पर बिल्कुल नहीं आई थी। तावीज़ लेना तो दूर की बात है, और जहाँ तक कैसर के हुसूल का मामला है तो मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए शानी को किसी तावीज़ की हाजत हरगिज़ नहीं थी। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मुरीद हुसैन ने आखिरी जुमले इतने एतमाद के साथ अदा किए थे कि मैं पूछे बिना न रह सका। ये बात आप इतने वसूख से किस तरह कह सकते हैं? हम हर बात पूरे वसूख ही से कहते हैं मलिक साहब। वो मैं से हम पर बात करते हुए मजबूत लहजे में बोला। हमें टामक टोइयां मारने की आदत नहीं है। तो क्या मैं ये समझ लूं कि आपने अपनी किसी रूहानी कुव्वत के तुफैल ये सब मालूम कर लिया है? मैंने सवाल किया। नहीं, उसने दयानतदारी से काम लेते हुए नफी में गर्दन हिलाई। फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, हम आपको आंखों देखा अहवाल बता रहे हैं मलिक साहब। कैसा आंखों देखा अहवाल शाह जी? मेरी हैरत दुचंद हो गई। कल शाम हम मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले आस्थाने से बाहर निकले थे, वो वजाहत करते हुए बोला। हमने अपनी आंखों से इन दोनों को एक साथ सड़क के किनारे खड़े देखा था। शाह जी बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे थे। मैंने तस्दीक तलब नज़र से मुरीद हुसैन की तरफ देखा और पूछा, आपका मतलब है कि शानी और कैसर को आपने सड़क के किनारे खड़े देखा था? जी बिल्कुल, वो पूरे वसूख से बोला। हमारा यही मतलब है। वो दोनों सड़क के किनारे खड़े क्या कर रहे थे? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। इस बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते मलिक साहब, वो मोतदिल लहजे में बोला। हम गांव वालों के ज़ाती मामलात में बिल्कुल दखल नहीं देते। एक बात का हमें यकीन है
कि वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब यही निकलता है कि इनमें गहरा इत्तेफाक है। इसी बिना पर मैंने आपसे कहा था कि केसर को पाने के लिए शानी को किसी तावीज़ की ज़रूरत हरगिज़ हरगिज़ नहीं। आपने तो इस केस को किसी और ही रुख पर डाल दिया है शाहजी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आपकी बातों से तो मैं यही नतीजा अखज़ कर रहा हूँ कि शानी अचानक कहीं गुम नहीं हुई, बल्कि वो अपनी मर्जी से केसर के साथ गई है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, वो गंभीर अंदाज में बोला। हमने जो कुछ देखा वो आपको बता दिया, बाकी दिलों का हाल तो सिर्फ रब को मालूम है। बेशक मेरा परवरदिगार ही नीयतों को पढ़ने वाला है, मैंने कहा। लेकिन शाहजी, आपने कल से अब तक इतनी बड़ी हकीकत को क्यों छुपाए रखा? मलिक साहब, उसने निहायती तहम्मुल से मेरे सवाल का जवाब दिया। हम आपको बता चुके हैं कि हम खामखा गांव वालों के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। बाकी जहां तक इस मामले को छुपाने का सवाल उठता है तो हम सच कह रहे हैं, इस तरफ पहले हमारा ध्यान ही नहीं गया था। किसी ने हमसे आकर पूछा भी नहीं और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि शानी और कैसर के बीच मोहब्बत का कोई सिलसिला चल रहा है। ये सब कुछ तो आपकी ज़बानी हमें पता चल रहा है। मुरीद हुसैन तो ये वजाहत पेश करके बरी ज़ुम्मा हो गया था, लेकिन वो मेरे जहन में सोच का एक नया दरवाज़ा खोल चुका था। ऐसा दरवाज़ा जिसे गुजरकर मैं शानी तक पहुंच सकता था, अगर शाहजी की आंखों ने धोखा नहीं खाया था और कोई मुखालफा नहीं हुआ था तो। फिर यही समझ में आ रहा था कि शानी कैसर के साथ ही कहीं गई थी और शानी ने अपने इस मंसूबे की चीमा को हवा तक नहीं लगने दी थी। हालात तो वाक़यात की रोशनी में मेरा ये वक्ती अंदाज़ा था। हकीकत क्या थी, यह बहुत जल्द खुलकर मेरे सामने आने वाली थी, बहुत जल्द। मैंने शाहजी के ताउन का शुक्रिया अदा किया और आस्ताने से निकल आया। गुरूब आफताब से थोड़ी देर पहले गुमशुदा शानी का भाई सफदर मुझसे मिलने थाने चला आया। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। उम्मीद यही थी कि वो शानी के हवाले से कोई ताज़ा तरीन इत्तला लेकर आया होगा, लेकिन मामला इसके बरक्स निकला। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, मेरी बहन का कुछ पता चला? कल किसी भी वक्त मैं शानी का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए यकीनी लहजे में कहा। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। सफदर की उम्र लगभग 28 साल थी। वो शादीशुदा था और उसका एक 6 साल का बेटा जुनैद भी था। सफदर की बीवी सफिया एक सीधी सादी घरेलू देहातन थी। मेरी बात सुनकर सफदर का चेहरा शिकन आलूद हो गया। उसने अजीब से लहजे में कहा, जनाब, हम तो आपसे हर किस्म का ताउन कर रहे हैं। हर किस्म तो रह गया एक तरफ, मैंने शाकी अंदाज में कहा। तुम लोग किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रहे हो। इस तरह तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लिहाजा मैं शानी की बाजियाबी के सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा है कि कल किसी भी वक्त आप शानी का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे, उसने बेहद उलझे हुए लहजे में कहा। मेरी कामयाबी तुम लोगों के ताउन के साथ मशरूत है सफदर, मैंने वजाहत करते हुए कहा। लगता है कि तुमने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। बहुत तवज्जो और गौर से सुना है मैंने थानेदार साहब, उसकी उलझन में इजाफा हो गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमारे ताउन से मुतमईन क्यों नहीं हैं। मैं समझाता हूँ, मैंने कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे 100% सच बोलो और छोटी से छोटी बात भी मुझसे छुपाने की कोशिश ना करो। हमने आपसे क्या छुपाया है थानेदार साहब, वो सिच होते हुए बोला। शानी की मोहब्बत के हवाले से आप लोगों ने हकाइक की पर्दापोशी करने की कोशिश की है, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। शानी की मोहब्बत, वो बिखरी हुई आवाज़ में बोला। हकाइक की पर्दापोशी, इसकी हालत दीदनी थी। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं सच कह रहा हूँ सफदर, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि शानी कैसर को पसंद करती थी? कौन कैसर? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मैं इस लाहौरी मुंडे की बात कर रहा हूँ जो 1 माह तक तुम्हारे पड़ोस में रहकर गया है, मैंने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। नवाबदीन का भतीजा कैसर? अच्छा, वो शहरी बाबू, सफदर ने गर्दन हिलाते हुए कहा। इससे तो मेरी अच्छी खासी सलाम तो आ रही है। वो इधर लाहौर के किसी स्कूल में पढ़ाता है। गर्मियों की छुट्टियों में अपने ताया नवाबदीन से मिलने आया हुआ था। वो कल ही वापस लाहौर चला गया है। लेकिन आप शानी की मोहब्बत और पसंदीदगी के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। शानी की शादी तो मेरी खाला शकीला के बेटे आफताब से होने वाली है और आप कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ या सुना रहा हूँ, इसका ठोस सबूत भी है मेरे पास, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम कल शाम तक इंतज़ार करो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा।
पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो अजीब से अंदाज में बोला। थोड़ा सब्र कर लो, फिर सब पता चल जाएगा। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आपकी बातों से तो यही जाहिर होता है कि शानी घर से भाग गई है, वो बेबस लहजे में बोला। मतलब वो कैसर के साथ लाहौर चली गई है। अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता सफदर, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए उसे बताया। एक इम्कान बहरहाल ये भी है। ये नहीं हो सकता थानेदार साहब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं शानी को अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी पसंद नापसंद मुझसे छुपी हुई नहीं। वो रियाज अहमद के बेटे साकिब को सख्त नापसंद करती थी और उसने अपनी नापसंदीदगी का बरमला इजहार भी कर दिया था। आफ्ताब के मामले में उसने कभी शदीद रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया था। हम तो यही समझ रहे थे कि वो आफ्ताब से शादी पर दिल से राजी है, और आप कह रहे हैं कि वो कैसर में दिलचस्पी रखती थी। थानेदार साहब, आपकी बात मुझे हजम नहीं हो रही। हजम तो अभी तक मुझे भी नहीं हुई, इसीलिए तो कहा है कि कल शाम तक इंतजार करो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब तक मैं लाहौर में कैसर को चेक नहीं करवा लेता, हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। चूंकि तुमने मुझसे सवाल किया था कि मैंने अब तक शानी की तलाश के सिलसिले में क्या क्या किया है, तो मैंने तुम्हें अपनी कारकर्दगी से आगाह करना जरूरी जाना। बाकी कल शाम तक सब कुछ खुलकर सामने आ ही जाएगा। देखें जी, अल्लाह पाक को क्या मंजूर है, वो बेचारगी से बोला। हम तो शानी की गुमशुदगी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अल्लाह खैर करे वो जिंदा हो। सफदर, अल्लाह ताला तो बंदे का खैर खा है ही, मैंने मुतदिल लहजे में कहा। काश बंदा उसकी मसलहतों को समझने के काबिल हो जाए, फिर सारी फिक्रें और परेशानियां खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगी। सफदर तो पहले ही बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। मैंने कैसर का जिक्र करके उसकी उलझन में कई गुना इजाफा कर दिया था। वो एक ऐसी जवान बहन का भाई था जो एक रोज पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। मैं इसकी जज्बाती मजबूरियों को अच्छी तरह समझ रहा था। काश वो भी मेरी महकमा जाती मजबूरियों को महसूस कर लेता। मैंने बड़े जामे अंदाज में सूरत हाल से उसे आगाह कर दिया था। मैं फिलहाल इससे ज्यादा खुलकर कुछ नहीं कह सकता था। वो जाने के लिए उठकर खड़ा हुआ तो मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, सफदर, परेशान होने से कभी मसले हल नहीं हुआ करते। तुम इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाओ कि मैं तुम्हारी बहन को बहुत जल्द बाजियाब कर लूंगा। ठीक है जी, वो बड़ी बेचारगी से बोला। एक आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है थानेदार साहब। बस, तो फिर चुपचाप मुझसे ताउन करते जाओ, मैंने उसके टूटे हुए हौसले की मरम्मत करते हुए कहा। मैं इंशाअल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, वो अतात भरे लहजे में बोला। फिलहाल तुमने अपनी जबान को काबू में रखना है, मैंने कहा। अभी मैंने तुमसे कैसर के हवाले से जितनी भी बातें की हैं, उधर गांव में, हत्ता कि अपने घर में भी उसका चर्चा करने की जरूरत नहीं। समझ गया जनाब, वो उम्मीद भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला। मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर उसे रुखसत कर दिया। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल कादिर अली थाने पहुंच गया और मेरे कमरे में आकर सलूट करने के बाद पुरजोश अंदाज में बोला, मलिक साहब, समझ लें शानी की गुमशुदगी का मसला हल हो गया। ऐसे कैसे समझ लूं कादिर अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब तक तुम अपने मुंह से अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट पेश नहीं करोगे, मैं भला क्या समझ सकता हूँ। बताता हूँ जी, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। अगले 10 मिनट में कादिर अली ने मुझे जो तफसील बताई, इसे चंद जुमलों में कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है। कैसर और शानी का मामला ढके छुपे अंदाज में काफी लोगों को मालूम था, लेकिन इनमें से कोई भी वसूख से नहीं कह सकता था कि ये ट्रैफिक एक तरफा थी या दो तरफा। चाची खतीजा का दावा था कि दाल में कुछ भी नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। ऐसे लगता था कि दोनों अंदर से मिले हुए हैं, और इसका भी यही ख्याल था कि शानी कैसर के साथ ही कहीं चली गई है। कादिर अली की फराहम करदा इतलात के मुताबिक कैसर गुज़िश्ता रोज 5 बजे यहाँ से रवाना हुआ था। ये कमोबेश वही वक्त था जब शानी अपनी सहेली छीमा के हमरा मज़ार पर मौजूद थी। अगर शानी और कैसर वाक़ियतन अंदर से मिले हुए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि शानी ने अपनी सहेली छीमा को मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रखा हुआ था। वो छीमा के साथ अपनी गली तक गई। फिर जब छीमा अपने घर की जानिब बढ़ गई तो शानी पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कैसर से मिलने सड़क की तरफ चली गई। मुरीद हुसैन ने मगरिब से थोड़ी देर पहले इन दोनों को सड़क के किनारे खड़े देखा था। अगर सब कुछ वैसा ही था जैसा कि नजर आ रहा था, तो फिर इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि शानी कैसर के साथ ही चली गई थी। कादिर अली ने मजीद बताया कि कैसर की रिहाइश लाहौर के एक गुंजान आबाद इलाके अछरा में थी। अछरा ही के एक प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाता था। उसने मैट्रिक कर रखा था और अपने हल्के में उसकी बहुत इज्जत थी।
उस जमाने में मैट्रिक पास इंसान को बहुत पढ़ा लिखा, आलिम व फाजिल और काबिल समझा जाता था, और हकीकतन ऐसा था भी। कादिर अली ने ये पता भी चला लिया था कि कैसर का बाप फिरोजदीन अछरा मोड़ पर कपड़े की दुकान चलाता था। इन लोगों की रिहाइश झीलदार रोड पर थी। झीलदार रोड अछरा का बस्ती हिस्सा है। कादिर अली फिरोजदीन के मकान का मुकम्मल एड्रेस भी ले आया था। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने एक इंकिशाफ और भी किया। मलिक साहब, मैं शानी और कैसर के ताल्लुकात का एक गवाह भी अपने साथ लाया हूँ। इसके पुरस्कार अंदाज को देखकर मेरे जहन में एक नाम चमका। मैंने बेसाख्ता कहा, चाची खतीजा? नहीं सर जी, वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं चाचा लियाकत की बात कर रहा हूँ। इस चाचे को तुम कहाँ से निकाल लाए हो कादिर अली? मैंने उलझनज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। और शानी और कैसर के ताल्लुकात के बारे में वो क्या जानता है? तुमने इसके लिए गवाह का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? मैं चाचा लियाकत को कहीं से निकाल कर नहीं लाया मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। लियाकत की रिहाइश भी मंडी कामों की ही में है। वो शानी और कैसर की मोहब्बत की कहानी के बारे में तो कुछ नहीं जानता। अलबत्ता उसने कल शाम जो कुछ देखा वो निहायत ही अहम और काबिल तवज्जो है जनाब। चाचा लियाकत ने ऐसा क्या देख लिया है? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। ठहरें जी, मैं चाचा लियाकत को आपके पास लेकर आता हूँ। वो मेरे कमरे से बाहर जाते हुए बोला, आप खुद उससे सवाल जवाब कर लें। मैंने इसे बाहर बरामदे में बिठा रखा है। थोड़ी देर के बाद चाचा लियाकत नामी वो शख्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। लियाकत के बयान के मुताबिक उसी ने गुज़िश्ता शाम शानी और कैसर को सड़क के किनारे एक साथ खड़े हुए देखा था। यही बात पीर साईं मुरीद हुसैन ने भी मुझे बताई थी। लियाकत की गवाही के बाद तो ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी थी कि शानी और कैसर में गहरा रब्त ज़ब्त था, जिसे शानी ने बड़ी महारत और चालाकी से छुपा रखा था। हद तक कि उसकी राजदार सहेली छीमा भी शानी की मोहब्बत के इस अंदाज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस बेचारी मलक सफदर हयात की मुंह बोली लाडो को सिर्फ इतना ही पता था कि शानी पूरी तरह कैसर की मोहब्बत में गिरफ्तार है, मगर वो संगदिल इंसान शानी की मोहब्बत की कदर नहीं करता। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से चाचा लियाकत को घूरता रहा, फिर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, लियाकत, शानी की गुमशुदगी मौजा कामुकी का एक हसास मामला है, लिहाजा जो कुछ भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत बयानी के नतीजे में तुम खुद किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। थानेदार साहब, मुझे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वो खासे मजबूत लहजे में बोला। मैंने कादिर अली को वही बताया है जो अपनी आंखों से देखा है, और आपके सामने भी वही कहूँगा जो हकीकत है। तो तुम्हें इस बात का यकीन है कि कल शाम में तुमने शानी और कैसर को सड़क के किनारे एक साथ खड़े देखा था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया। जी, पक्का यकीन है, वो बड़े एतमाद से बोला। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम उस वक्त उधर सड़क पर क्या कर रहे थे? मैं तो जनाब बस से उतरा था, उसने बताया। मैं गुजरानवाला से आया था। तुम गुजरानवाला से वापस अपने घर आए, और जब तुम कामोकी के स्टॉप पर बस से नीचे उतरे तो तुमने शानी और कैसर को जीटी रोड के किनारे खड़े देखा। मैंने मुसलसल उसके चेहरे का तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। वो जीटी रोड के किस किनारे पर खड़े थे? जिस तरफ मैं बस से उतरा था, इसी किनारे पर, उसने जवाब दिया। तुम गुजरानवाला से बस पर सवार होकर कामोकी तक आए थे? मैंने अपनी मर्जी की मालूमात तक रसाई हासिल करते हुए पूछा। क्या वो बस कामोकी तक ही आई थी या इससे आगे भी उसे कहीं जाना था? जनाब, मैं जिस बस से उतरा था वो सीधी लाहौर जा रही थी, चाचा लियाकत ने जवाब दिया। वो दोनों सड़क की जिस साइड पर खड़े थे, इससे तो यही लगता है कि वो भी लाहौर ही की जानिब सफ़र करने का इरादा रखते थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है? थानेदार साहब, मैं दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकता, वो बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। इनका सड़क के किनारे खड़ा होना तो यही जाहिर करता था कि वो कहीं जाने वाले हैं। वो कामुकी से सीधे लाहौर गए हैं या रास्ते में कहीं उतर गए हैं, इसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। कामुकी से लाहौर की सिमत सफ़र करते हुए रास्ते में मुरीद के और शाहिदरा के स्टाफ भी आते हैं, और कालाशाह काकू भी आता है। मैंने कहा। फिर एक नहायत ही अहम सवाल पूछा, क्या वो दोनों तुम्हारे सामने लाहौर जाने वाली बस पर सवार हो गए थे? इस जमाने में आजकल की तरह जीटी रोड पर ट्रांसपोर्ट की बहुतायत नहीं हुआ करती थी। इन दिनों कामुकी से लाहौर की सिमत सफ़र करने के लिए हर 10-15 मिनट के बाद कोई न कोई बस या वैगन लाजमी मिल जाती है, लेकिन जिस दौर का ये वाक़या है तब ये सहूलत मैसर नहीं थी। अपनी मर्जी और ज़रूरत की बस के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। इस तनाजुर में अगर शानी और कैसर को लाहौर जाना था तो फिर इन्हें इस बस को हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए था।
जिसमें से चाचा लियाकत उतरा था। लियाकत ने मेरी तवक्को के खिलाफ जवाब दिया, नहीं जी, वो इस बस में तो नहीं बैठे थे। ओह। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया और पूछा, क्या इन लोगों से तुम्हारी कोई बातचीत भी हुई थी? वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं जनाब। क्या इन दोनों ने या इनमें से किसी एक ने तुम्हें बस से उतरते देख लिया था? मैंने इस्तफसार किया। मेरा ख्याल है कि नहीं देखा था, उसने जवाब दिया। वो दोनों बातचीत में इस कदर मशगूल थे कि इन्हें अपने गिरदोनवा की खबर नहीं थी। मैंने भी इन पर एक सरसरी निगाह डाली और अपने घर की जानिब चल पड़ा। मैंने चाचा लियाकत को फारिग कर दिया। वो जितना जानता था मुझे बता चुका था। इससे ज्यादा इसके अंदर से कुछ नहीं निकाला जा सकता था। मैंने इसे जबान बंद रखने की ताकीद की और थाने से जाने की इजाज़त दे दी। कांस्टेबल कादिर अली को मैंने अब तक पीर साइन की फराहम करदा इतलात के बारे में कुछ नहीं बताया था। चाचा लियाकत के जाने के बाद मैंने इसे हकीकत हाल से आगाह किया और हतमी लहजे में कहा, कादिर अली, वो दोनों लाहौर ही गए हैं। मुझे भी यही लगता है सर जी, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस तो फिर तुम कमर कस लो कादिर अली, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आज की तरह कल का पूरा दिन भी तुम्हें बेपनाह मसरूफियत में गुजारना है। आपका साथ दो सर जी, तो फिर वक्त गुजरने का पता चलता है और ना ही थकन का एहसास होता है। वो बड़े अज़म से बोला, आप फिक्र करें और ना ही तरद्दुद, आप बस हुक्म करें। मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ। शाबाश। मैंने तौसीफी नज़र से उसकी तरफ देखा, लेकिन एक बात जहन में रहे कि कल सारी मेहनत मशक्क़त तुम्हें मेरे बगैर ही करना होगी। ओह। उसने सवालिया अंदाज में मुझे देखते हुए एक गहरी सांस खारिज की, फिर टटोलने वाले लहजे में बोला, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो आपने सुबह लाहौर जाने का इरादा कर लिया है। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। एक साथ काम करते हुए जब इंसान दूसरे इंसान से क्लोज हो जाता है और इस क्लोजनेस में खुलूस और दयानतदारी भी शामिल होती है, तो फिर इंसान का जहन खुद ब खुद टेलीपैथी का माहिर भी हो जाता है। शादी की सोच और इरादे तक बासानी रसाई हासिल हो जाती है। कांस्टेबल कादिर अली के साथ भी मेरा इसी नौयत का गहरा ताल्लुक कायम हो चुका था। जब ही उसने मेरे लाहौर जाने वाले इरादे को भांप लिया। थाने के अमले में कादिर अली से ज़्यादा सीनियर भी कई अफराद मौजूद थे, लेकिन मुझे कादिर अली के साथ काम करने का जो मज़ा आता था वो किसी दूसरे की हमराही में नहीं था। यूँ समझ लें कि हमारी फ्रीक्वेंसी ज़बरदस्त मैच करती थी। मेरी कल की मसरूफियत के बारे में आपने क्या फैसला किया है सर जी? उसने गहरी संजीदगी से पूछा। तुम कल का पूरा दिन खोजी की मैयत में गुजारोगे, मैंने जवाब दिया। शानी के दरवाजे से पीर फरीद हुसैन के मज़ार तक, मज़कूरा मज़ार से शानी की गली तक, फिर शानी की गली से सड़क के उस किनारे तक जहाँ शानी और कैसर खड़े देखे गए हैं। इन तमाम मकामात के माबैन तुमने शानी का खुरा तलाश करना है और ये पता चलाने की कोशिश करना है कि सड़क के इस किनारे के बाद इन दोनों ने कहाँ का कस्द किया। समझ गया सर जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बल्कि मैं शानी के अलावा कैसर का खुरा उठाने की भी पूरी कोशिश करूंगा, ताकि ये पता चलाया जा सके कि अपने ताया नवाबुद्दीन के घर से रवाना होने से पहले सड़क के किनारे पहुंचने के दौरान में उसने कहाँ कहाँ झक मारी थी। शाबाश। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, कादिर अली, मुझे तुमसे ऐसी ही अक्लमंदी के मुजाहरे की उम्मीद थी। एक बात का खास ख्याल रखना। कौन सी बात मलिक साहब? वो हमतन गोश होते हुए बोला। नवाबुद्दीन और उसके घर वालों को ये शक नहीं होना चाहिए कि हम किस रुख पर तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, मैंने कहा। फिलहाल हमारे अज़ाइम का इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया जनाब, वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। खोजी की टेक्निकल सपोर्ट के अलावा अगर तुम्हें मजीद किसी अहलकार की ज़रूरत पेश आए तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है, मैंने कहा। तुम जिस किसी को भी अपने साथ रखना चाहते हो ले जाना। सर जी, अव्वल तो अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआ से मुझे ऐसी किसी मुआवनत की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, वो मजबूत लहजे में बोला। और अगर बफर से मुहाल कोई नौबत आई भी तो आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने ज़रूरी हिदायत देकर कादिर अली को फारिग कर दिया। शानी 25 जून की शाम लापता हुई थी और 25 जून की सुबह मेरे पास इस दिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये पूरा दिन मैं कड़ी धूप और मुसलसल दौड़ भाग में गुजार रहा था। इस दिन की कारगुजारी के नतीजे में जो ज़मीनी हकायक सामने आए थे, इनकी रोशनी में मैं 27 जून की सुबह लाहौर के लिए रवाना हो गया।